कौन है अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का मालिक और आखिर ट्रेन में क्यों यूज हो रहा है फॉग डिवाइस और एक ऐसा शख्स जो बिल गेट्स से भी ज्यादा अमीर है? नहीं जानते इस बारे में तो वीडियो को देखिए अंत तक। अयोध्या का राम मंदिर हिंदुओं के लिए सबसे खास जगह है और बहुत जल्द यहाँ लोग जा सकेंगे, पर कभी सोचा है कि इस मंदिर का मालिक कौन हो सकता है? आपके मन में भी ये सवाल कभी न कभी तो आया ही होगा, क्या मोदी सरकार या कोई पुजारी? असल में इस भव्य मंदिर का मालिक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र है, जिसे खुद सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया। साल 2019 में कोर्ट से फैसले मिलने के बाद राम मंदिर का मालिक तय हुआ, जो फंडिंग से लेकर स्ट्रक्चर तक की रिकॉर्ड रखता है। इसके अलावा इस शानदार से दिखने वाले मंदिर को मकराना मार्बल से डिजाइन किया गया है। चौंकने वाली बात यह है कि ये वही मार्बल है जिससे कभी ताजमहल बना था। नंबर 13, अगर आपने ट्रेन में सफर किया होगा तो ये बात नोटिस की होगी कि अक्सर ठंड आते ही ट्रेन लेट होने लगती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? और ट्रेन फॉग सेफ्टी डिवाइस क्या है? असल में ये डिवाइस फॉग या स्मोक में रास्ता पता लगाने के लिए यूज होता है, जो जीपीएस ट्रैकिंग पर काम करता है और इसकी हेल्प से लोको पायलट को क्लियर रास्ते मिलते हैं, जो एक एंटीना की मदद से मॉनिटरिंग करता है और ये लगा होता है इंजन के आगे, जो खतरे को अलर्ट करता है। इस तरीके से एक्सीडेंट होने से बच जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे इसके बारे में लोको पायलट को कैसे पता चलता है, तो इसके लिए रेलवेज डिवाइस में पहले से ही डेटा इंस्टॉल होता है। नंबर 12, बात जब दुनिया के रिच पर्सन की हो तो हमारे दिमाग में बिल गेट्स का नाम सबसे पहले आता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा इंसान था जो पैसा नहीं लोगों को सोना बांटता था? ये सुनकर आप थोड़ा हैरान जरूर हो जाएंगे, क्योंकि आजकल लोग फ्री में पानी नहीं देते, लेकिन माली एम्पायर का राजा मनसा मूसा ऐसा ही था। इसके पास इतनी दौलत थी कि आज के टाइम बिल गेट्स एलन मस्क के पास भी नहीं है। साल 1324 में नॉर्थ अफ्रीका के माली साम्राज्य से एक करवा मक्का निकला, जिसमें सोने से लदे सैकड़ों घोड़े और ऊंटों का जत्था था, जिसमें खूब सारा सोने ही सोना था। क्योंकि माली साम्राज्य में सोने की खान थी, इसलिए इसका राजा सोना बांटता था। वही बात करी इसकी दौलत की, $400 बिलियन थी, जो आज के टाइम में 32 लाख करोड़ रुपए। नंबर 11, अक्सर गांव में रहने वाले को ज्यादा गरीब माना जाता है, क्योंकि उनके पास रहने के लिए पक्के घर नहीं होते और आने जाने के लिए भी ट्रैवलिंग इशू होता है। लेकिन भारत में ऐसा गांव भी है जहाँ रहने वाला हर कोई करोड़पति है। जी हाँ, ये बात सुनकर आपको यहाँ जाने का मन तो जरूर करेगा। हम बात करें गुजरात में मौजूद मुंसरी विलेज की। यहाँ कुछ ऐसा प्राइमरी स्कूल है जो स्टडी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए स्मार्ट बोर्ड, कंप्यूटर, प्रोजेक्टर टेक्नोलॉजी का यूज करता है। ये जगह इतनी डिजिटल है कि आपको 24/7 वाईफाई मिलेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट के लिए वाटरप्रूफ स्पीकर लगाए गए हैं। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के लिए गांव में सीसीटीवी कैमरा भी और ट्रांसपोर्ट के लिए मिनी बस अवेलेबल है। और ये सब किया है हिमांशु पटेल ने, जो यहाँ के सरपंच है। नंबर 10, आजकल मॉडर्न टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि प्रेगनेंसी टेस्ट होना बहुत ईजी है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि प्राचीन टाइम में टेस्ट कैसे होता होगा? दरअसल 3500 साल पहले एक तरीका थोड़ा अलग था। अब टेक्नोलॉजी थी नहीं और ना ही मेडिकल साइंसेज पॉपुलर थी, तो इजिप्ट में प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए एक बोरे में जौ और गेहूं डाल दिए जाते थे और फिर उसके रिएक्शन का वेट होता था। अगर उसमें कुछ रिएक्शन हुआ तो लड़की प्रेग्नेंट है, अगर नहीं तो नेगेटिव कहा जाता। तो आपको जानकर हैरत होगी कि बेबी बॉय या गर्ल का पता भी कुछ इस तरीके से लगते थे। अगर जौ में रिएक्शन हुआ तो लड़का और गेहूं हो गए तो लड़की, है ना जी बात। नंबर 9, आजकल लोग ओटीटी पर फिल्में देखना पसंद करते हैं, लेकिन क्या आपने नोटिस किया है कि थिएटर में छोटी और ओटीटी पर लंबी मूवी क्यों दिखाते हैं? वैसे तो आप थिएटर पर ज्यादा खर्च करते हैं। असल में एक मूवी को ज्यादा टाइम ड्यूरेशन पर रिलीज किया जाएगा, तो एक से ज्यादा शो नहीं चल पाएंगे, चाहे इसमें आपकी फेवरेट मूवी क्यों ना हो। और तो और कलेक्शन भी कम होगा। वहीं इसके अपोजिट एक ओटीटी मेकर मूवी को एक्सटेंड करेगा और ओटीटी पर डालेगा तो वो हाईएस्ट प्राइस पर बेच सकते हैं। वो ये भी कहकर कि इसमें कुछ बड़ा दिखाएंगे, वो भी सिर्फ इसलिए ताकि मेकर्स की कमाई डबल हो और इसमें मामू सिर्फ हमारा बनता है। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा फ्यूल भी है जो आपका खर्चा बचा सकता है? हम बात कर रहे हैं फ्यूल एथेनॉल की, जिसे आप पावरफुल अल्कोहल भी कह सकते हैं। अब अल्कोहल का नाम सुनकर आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आया होगा, आखिर गाड़ी में यूज कैसे हो सकता है? तो घबराइए मत, हम बताते हैं। दरअसल ये अल्कोहल और गैसोलीन यानी पेट्रोल का मिक्सचर है, जो मक्का, गन्ना जैसे हाई सेल्यूलोज प्लांट से बनता है। इसमें बनाने के लिए सबसे पहले शुगर कंपोनेंट इथेनॉल में मिक्स करते हैं और इसकी शुद्धता बढ़ाने के लिए इसका डिस्टिलेशन करते हैं, जिसके बाद गैसोलीन और इथेनॉल को परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग कर देते हैं। जैसे E10 जिसमें 10% इथेनॉल और 90% गैसोलीन होता है, वहीं E85 जिसे फ्लेक्स फ्यूल कहते हैं, उसमें 85% इथेनॉल और 15% गैसोलीन होता है, जो गाड़ियों में यूज होता है। नंबर 7, ये है ग्रिजली सूट, जिसे कनाडा के रहने वाले ट्रॉय ने बनाया था, वो भी अपने यार्ड में पड़ी मेटल स्क्रैप से। इसे पहनकर आप आग में चले जाओ, बिल्डिंग से जंप लगाओ या फिर इसमें कोई गोलियों से अटैक कर दे, इस सूट का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब इसे आप आयरन मैन के सूट से कंपेयर करने मत लग जाना, क्योंकि उससे भी पावरफुल है। साल 1980 में ट्रॉय ने अपनी लाइफ की पूरी सेविंग खर्च करके इसे तैयार किया और इस सूट की मजबूती टेस्ट करने के लिए चट्टानों के ऊपर से फेंका गया, मेटल से बीट कर चेक किया गया। इतना ही नहीं, 30 माइल पर चल रहे ओवर ट्रक से धक्के मरवाए गए। वहीं सूट को पहनकर ट्रॉय ग्रिजली केज भी गए हैं, पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। नंबर 6, दुनिया में हर देश जीपीएस यूज करता है और इसी से अमेरिका सबसे मोटी रकम लिखता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक ऐसा टाइम था जब इसने भारत को धोखा दिया था? वो क्या है बताते हैं। असल में 1999 कारगिल वॉर के टाइम भारत को जरूरत थी जीपीएस डेटा की, जिससे पाकिस्तान के सैनिकों पर अटैक किया जा सके, लेकिन अमेरिका ने हेल्प नहीं की, जिससे इंडिया ने भी सोच लिया कि अब अपना नेविगेशन सिस्टम बनाएंगे। बस फिर धीरे धीरे प्रोसेस शुरू हुआ और अब हमें नेविगेशन मिल गया, जिसकी अब 7 सैटेलाइट है। फैक्ट नंबर 5, अपने पटरी पर दौड़ती मालगाड़ी को तो देखा होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इसमें ले जा रहे कोयले पर पानी को डालते हैं? दरअसल ट्रांसपोर्ट करते हुए कोयले पर पानी डालना जरूरी है, क्योंकि कोयले एक हाईली फ्लेमेबल मटेरियल है जो आग आसानी से कैच कर लेते हैं। जब इसे ट्रांसपोर्ट करते हैं तो इनकी संख्या
ज्यादा होती है, जिससे फ्रिकेशन के चलते हीट पैदा हो सकती है और इससे आग लग सकती है, जिससे बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। इसलिए इस तरह के इंसिडेंट को रोकने के लिए बार बार पानी डालना पड़ता है ताकि नमी बनी रहे। नंबर 4, भारत की वंदे भारत आजकल किसी लग्जरी ट्रेन से कम नहीं है। इसने तो किराए में प्लेन को भी फेल कर दिया। इतना सफर प्लेन में नहीं करते जितना अब इस ट्रेन में लोग कर रहे हैं। अब भाई लग्जरी है तो ड्राइवर की सैलरी भी अच्छी होगी। क्या आप जानते हैं कि एक वंदे भारत और प्लेन के पायलट की सैलरी कितनी होती है? असल में सबसे कम सैलरी मालगाड़ी चलाने वाले लोगों को पायलट को दी जाती है। इन्हें मंथली 25 से 35 हजार तक मिलते हैं। वही बात करें एक्सप्रेस ट्रेन की सैलरी थोड़ी ज्यादा होती है, ये एक मंथ में 80,000 कमा लेते हैं। वहीं इंडियन रेलवे में सबसे ज्यादा वंदे भारत का ही लोको पायलट कमाता है। इन्हें 1.5 लाख से 2 लाख दी जाती है सैलरी। वहीं एयरप्लेन वाले भी इतनी सैलरी कमाते हैं और जितना ज्यादा एक्सपीरियंस उतनी अच्छी सैलरी। नंबर 3, अपने हर किसी को ये बोलते हुए सुना होगा, भाई बड़ा तुर्रम खा बन रहा है, जिसके नाम पर इतने डायलॉग बनाए गए हैं। कभी सोचा है आखिर तुर्रम खा था कौन? दरअसल तुर्रम खा का असली नाम तुरेबाज खान था। साल 1857 में इंडिया के फ्रीडम फाइटर ये थे और मेरठ में ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत की खबर हैदराबाद को हो गई तो निजाम से रिक्वेस्ट की गई कि वो उनके खिलाफ खड़े हों, लेकिन वो फिर अंग्रेजों के साथ खड़े रहे, जिसकी वजह से उनके सैनिक बागी बन गए। एक जमींदार थे जिनका नाम था चीता खान, उन्होंने भी दिल्ली कूच करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद तुरेबाज खान पकड़े गए, जिन्हें छुड़ाने के लिए कई सैनिकों ने हमला किया, लेकिन अंग्रेजों की बंदूक के आगे उनकी कहां चलने वाली थी। इसके बाद उन्हें काला पानी की सजा दी गई, लेकिन तुर्रम भाग गए और दोबारा पकड़े गए तो अंग्रेजों ने गोली मार दी और मारने के बाद उनका डायलॉग ही बनाए गए। नंबर 2, दुनिया में कई जगह है जो हॉन्टेड है लेकिन साबित नहीं हुई। वहीं आज हम जिसकी बात कर रहे हैं उसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और सबसे हॉन्टेड प्लेस बताया गया। लेकिन क्यों? दरअसल इंग्लैंड की ब्लूक्ली विलेज को हॉन्टेड बताया गया है क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ मुर्दे के चीखने की आवाज सुनाई देती है और ऐसा भी नहीं है कि ये खाली पड़ा है। हैरानी की बात यह है कि यहाँ कम से कम 1000 से ज्यादा लोग रहते हैं। ये गाँव जितना डरावना दिखता है घूमने के लिए उतना ही शानदार है, इसलिए लोग बिना डरे हर साल यहाँ घूमने आते हैं। नंबर 1, मुस्लिम कंट्री मलेशिया ने केक को हराम लिस्ट से हटा दिया, लेकिन ये हराम हलाल होता क्या है जो पहले इस देश में था बैन, जबकि इंडिया में तो बर्थडे हुए या फिर कोई पार्टी केक के बिना सब अधूरा है। असल में मलेशिया चलता है शरिया कानून पर जो इस्लाम से जुड़ा है और उसमें वही चीजें अलाउड है जिसे हलाल कहा गया है। वहीं केक के मामले में थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ केक न्यू ईयर और गैर मुस्लिम के फेस्टिवल पर काटना हराम बताया गया है। असल में इस देश में कैटेगरी बनाई गई है, जो खाना अलाउड है उसे हलाल कहते हैं और जो नहीं है उसे हराम की लिस्ट में शामिल किया गया है। इसके बाद ही चीजों को हलाल सर्टिफाइड करते हैं।